करना चाहता हूँ। आज से हमने अपना गैंटसेल का ऑफिस भी शुरू कर दिया है। सो फिंचली ऑफिस हमारा अलहदा है और अब गैंटसेल का भी ऑफिस अलहदा है। सो आप बुखारी चेंबर्स को लंदन में आप 2 जगहों पे ढूंढ सकते हैं। आगे प्लान्स भी हैं, जैसे जैसे कुछ आएगा आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा। अभी अपडेट्स की तरफ चलते हैं, अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं सीधा। पहली चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, परफेक्ट जो प्लान्स तो अभी उनके सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो नेचुरलाइजेशन के रूल्स चेंज करने हैं या उसकी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस लेकर आनी है, वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर अनाउंसमेंट आ गई है। उन्होंने ये कहा है कि अक्टूबर 2013 से, यानी इस साल अक्टूबर के बाद, जिन लोगों ने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है, यानी सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना है, या जिन लोगों ने अपनी नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, उनको अनलेस उनकी कोई एग्जाम्पशन हो, उनको दोनों को प्रूव करना पड़ेगा कि वो लाइफ इन द यूके टेस्ट भी पास कर चुके हैं और वो जो B1 लेवल का है एग्ज़ाम, वो भी पास कर चुके हैं। अभी आप जानते होंगे, अगर आपने ईसोल एग्ज़ाम किया है, ईसोल का मतलब है इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। अगर आपने ईसोल का लेवल 1 से लेवल 2 पे आप चले गए, या 0 लेवल से आप लेवल 1 पे आ गए, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले जाएं, तो वो ईसोल का एग्ज़ाम आपके लिए अभी करामत होता है, अभी उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब जो चीज़ उन्होंने कही है, ईसोल को वो ख़त्म कर रहे हैं बीच में से, और वो कह रहे हैं कि जी अब आपको B1 लेवल पे करना पड़ेगा। सो ईसोल के लिए आपको, अगर आपने ईसोल को अप्लाई करना भी है उसके ऊपर, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हायर लेवल के ऊपर उसको इंग्लिश को समझते हैं। यानी अब बेसिक रिक्वायरमेंट जो उन्होंने बढ़ा दी है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अब आपकी इंटरमीडिएट लेवल पे जाएगी। बिगिनर भी नहीं होगी, एडवांस्ड भी नहीं होगी, इंटरमीडिएट लेवल पे उसको रखा जाएगा, यानी जहाँ पे B1 आता है। सो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। आप अभी हम अप्रैल में हैं, अप्रैल का मिड है, अक्टूबर आते हुए पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपकी नेचुरलाइजेशन ड्यू है या आपकी सेटलमेंट ड्यू है और आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, अभी से तैयारी करें उस चीज़ की। ये चीज़ ऐसी नहीं है, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन होता है, ओ बेटा गर्क, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा आगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो हो नहीं सकती है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बढ़ा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आप कॉलेजेस जा सकते हैं। आप अगर सिर्फ अपना थोड़ा सा एक दिमाग अप्लाई करना शुरू करें उसके ऊपर और अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लें, तो आपकी ज़िंदगी, आपके ये टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बड़ी आसानी से पूरी हो सकती हैं। इसमें कोई 2 नंबर काम करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई गलत चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल बात क्या करनी है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। जो कानून कहता है वो किस लिए बनाया जा रहा है, कि वो ये देखना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि जो लोग यहाँ पे नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो हमारी इस कंट्री के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर वो हिस्सेदार बन सकते हैं, वो अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं कि नहीं। अब अगर आप कहते हो कि नहीं जी, मैं पाकिस्तान से आया, गांव से उठ के आया आज से 10 साल पहले, तो मैं बस अभी भी उसी तरह से बात करूंगा, उसी तरह से कपड़े पहनूंगा, उसी तरह से रहूंगा और मैं कुछ बदलूंगा नहीं, तो ये कहते हैं कि भाई फिर आपको यहाँ रहने की क्या जरूरत है, फिर आप जाएं वापस अपने मुल्क में रहें। अगर आपने इंटीग्रेट नहीं करना, यानी आपने हमारे मुल्क के अंदर हमारी तरह से नहीं रहना, तो फिर आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ये इनका कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से अब सारे कवानीन चेंज किए जा रहे हैं। अपने दिमाग में इतना रखें, उसका मतलब ये उनकी तरह बन जाने का मतलब ये नहीं कि जो वो काम करते हैं सारे वो काम आपने करने हैं। नहीं, अगर आप मजहबी हैं, अगर आप अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को लेकर चलना चाहते हैं, तो उसको ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सकाफत को छोड़ेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, या आप अपनी सकाफत को छोड़ेंगे ही तो इंग्लिश सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी सकाफत के रहते हुए, रखते हुए भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, उसके होते हुए भी आप इस मुल्क के अंदर, इस सोसाइटी का हिस्सा बन के चल सकते हैं। ये चीज़ अगर एक कॉन्सेप्ट हम समझ लें, तो हमारी बहुत सारी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, क्योंकि हम हर चीज़ को इस नज़र से देखते हैं कि नहीं जी ये तो कोई काफरों वाली बात है, ये तो कोई गलत बात है, ये नहीं करना। ऐसी बात नहीं है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, आप इस मुल्क में रह रहे हैं, आप इस मुल्क की तमाम मराहत को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनके बेनिफिट्स लेते हैं, आप यहाँ पे जॉब्स करते हैं, आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, जब आप सब कुछ वो करने को तैयार हैं, तो वापस कुछ देने को तैयार क्यों नहीं। मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुश्किल ज़रूर होगा इंग्लिश को एक्सेप्ट करना और उसको पास करना, लेकिन अगर अभी से तैयारी शुरू कर दें तो उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, मेरा ख्याल है अब सीधा अपने फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। मुझे बताया जा रहा है बहुत सारी फ़ोन कॉल्स हैं। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकूं ले लूं, लेकिन फिर भी जवाब अच्छी तरह से दूं आपको। जी, पहली कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
मैं असद बात कर रहा हूँ जी असद मैनचेस्टर से। जी तो हमें ना मैं और मेरी वाइफ और मेरी 2 बेटियां हैं। तो हम लोगों को ना 2011 में लेगसी में हमें इंडेफिनेट मिले हैं। ठीक तो फिर एक साल बाद हमने 1 साल से ऊपर ही हो गया तो हमने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया। ठीक तो बच्चों की तो पहले ही नेशनलाइजेशन हमने करवा ली थी क्योंकि वो इधर ही पैदा हुए थे। ठीक तो मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मेरी वाइफ को नेशनलिटी दे दी है। तो मुझे उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अभी 5 साल पूरे नहीं हुए। ठीक मुझे उन्होंने ये कहा। तो फिर जो हमारा वकील था तो उसने ये कहा कि हम इससे ना रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेज देते हैं ठीक है नेशनलिटी को ना। तो फीस दी हुई है तो चलो अगर वो सुन लें तो। जी तो फिर उन्होंने कोई 3-4 महीने बाद जवाब दिया तो वो सेम जवाब ही दिया है कि आपके एंड ऑफ अप्रैल ये जो है अप्रैल अब है ना जी अप्रैल में एंड ऑफ अप्रैल आपका टाइम पूरा होगा तो आप अप्रैल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है तो हमने आपको पहले भी यही लिखा था कि आपके अभी 5 साल नहीं कंप्लीट हुए तो आप ने फिर हमें यही भेजा है। वेल तो अगर फिर आपके 5 साल नहीं हुए तो फिर जी फिर 1-2 लाइनें उन्होंने जरा ज्यादा लिख दी कि हमने क्यों ये कहा है आप लोगों को ठीक तो है आपको क्यों नहीं समझ आ रही। हाँ तो फिर उन्होंने ये भी लिखा उसमें मेंशन किया है कि हमने जो आपकी वाइफ को नेशनलिटी ग्रांट किया वो उसका राइट बनता नहीं था अभी मगर हमने दे दी है डिस्क्रिप्शन पे नेशनलिटी। दे दिए तो हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक तो आपको तो अब पासपोर्ट भी मिल गया हुआ है। सर जी मुझे आप बताएं आपका सवाल अब क्या है मेरा सवाल ये है कि मैं जब अब नेशनलिटी उन्होंने मुझे एंड ऑफ अप्रैल कहा है जी मेरे 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है तो मेरा सवाल यही है शॉर्टकट में सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ कि लंबी बात हो गई है। नहीं वो इतनी तो होने की जरूरत नहीं थी ना हाँ बताइए जी। तो ना अब मेरी वाइफ को बस ये हो गया कि जब लेटर देखा ना तो उसने कहा कि हम ये क्वालिफाई नहीं कर रही थी। वो कहती है मैं ट्रैवल करूंगी तो मुझे प्रॉब्लम तो नहीं ओह हो माय सकती। गॉड कुछ नहीं ऐसा होगा जी हाँ जी। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं अब आप तो गौर से सुने मैं नंबर आपको बताता हूँ सेकंड नंबर ये है कि अब मैं अप्रैल के बाद अप्लाई करता हूँ जी तो मुझे तो नहीं कोई मसला होने वाला। ओके चलें अब आप गौर से सुने मैं आपको बताता हूँ नेचुरलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिंपल हैं वो ये कहते हैं आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए जो कि अनस्पेंट नहीं हुई आपके पास अपना जो 5 इयर्स का पूरा पीरियड होना चाहिए जो आपका रेजिडेंस पीरियड होता है वो होना चाहिए आपके गैप्स नहीं होने चाहिए उस पीरियड के अंदर और इंडेफिनिट लीव मिले हुए आपका कम से कम 1 साल हो चुका हो ये उसकी रिक्वायरमेंट है अब जब आपने अप्लाई किया अब अगर उस वक्त आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हुए थे आप रिक्वायरमेंट से पूरा नहीं उतरते मेन एप्लीकेंट आप थे इसलिए आपको उन्होंने रिफ्यूज किया आपकी वाइफ और आपके बच्चे जो थे उनको अगर डिस्क्रिशनरी तौर पे दे भी दिया गया देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट उनको इसका मतलब मिल चुका हुआ है उनकी नेचुरलाइजेशन हो चुकी है पहला सवाल आपका ये कि जी मेरी वाइफ अब ट्रैवल करेंगी क्योंकि उन्होंने लेटर में लिखा कि इनका बनता नहीं था तो कोई मसला तो नहीं होगा कोई मसला नहीं होगा एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है उन्होंने आराम से ट्रैवल करना है और वो ट्रैवल करते हैं वापस आके अपना सिर्फ पासपोर्ट दिखाएंगे जो उनका ब्रिटिश पासपोर्ट है सो अब उसके ऊपर कोई मसला नहीं होगा दूसरी बात आपकी है आपने ये बात कही कि जी मैं अप्लाई करूंगा तो कोई मसला तो नहीं होगा आपके पास लेटर है होम ऑफिस का जो ये कहता है कि जी आपका अप्रैल में टाइम पूरा होता है उसके बाद अप्लाई करें सो आराम से अप्रैल के बाद जब भी वो जो डेट गुजरती है उस टाइम के बाद आप अप्लाई कीजिए अपने सारे पेपर साथ लगाएं प्रॉपर फीस साथ लगाएं अपनी फोटोग्राफ साथ लगाएं आपकी जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं उसके मुताबिक आप पूरा करके कर दें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा लेगेसी में मिले इंडेफिनेट या किसी और चीज़ में मिले इंडेफिनेट अगर आपके पास है उसको लगे हुए 1 साल हो गया है टोटल आपको 5 साल गुजर गए हैं यहाँ पे लीगली तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए आपका जो रिफ्यूजल लेटर आया है वो एक तरह की गाइडेंस है आपके लिए क्योंकि उस लेटर से आपको पता चल गया कि आपको आगे क्या करने की जरूरत है आपको कोई लंबे चौड़े चक्रों में नहीं जाना अपने अपने 5 साल कंप्लीट करने हैं जब आपके 5 साल कंप्लीट हुए उसकी बेस पे अप्लाई कर दीजिए ये नहीं कि जी कल 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो मैं आज एप्लीकेशन कर देता हूं जब तक उनको मिलेगी जाके एप्लीकेशन तो मेरे 5 साल हो चुके होंगे ऐसा नहीं करना 5 साल गुजारने के बाद फिर उससे अगले दिन आप अप्लाई करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं एक दिन बाद कर सकते हैं एक दिन पहले नहीं करना ओके आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आप क्यों इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं अगला सवाल लेते हैं जी हेलो हेलो जी सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम मेरा एक क्वेश्चन में 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। बताइए एक क्वेश्चन ये है 2011 में फैमिली राइट के लिए अप्लाई किया। हाँ 1 महीने बाद रिफ्यूज हो गया। उस टाइम बेटा 18 साल से कम था और बेटी ऑलरेडी 18 साल से कम है। ठीक अब बेटा
18 साल से ऊपर हो गया है, 19.5 साल का हो गया है। बेटी अभी भी 18 से कम है। 3 महीने बाद हमें 7 साल पूरे होने वाले हैं। 7 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ जी, 3 महीने बाद। ठीक। अब अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमारा बेटा अभी भी हमारे इसी केस में कवर होगा? और दूसरा कि जो आपने बोला था कि जब तक आपकी कोई ना कोई रिकंसिडरेशन चलती रहती है होम ऑफिस में जी कि जो हमें पुराना रिफ्यूज हुआ उन्होंने कोई राइट ऑफ अपील नहीं दिया जी। लेकिन जैसे कि आपने लास्ट वीक बताया था कि जैसा कि एंड में लिखा होता है राइट ऑफ अपील आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक। वो रिकंसिडरेशन हमें 3-4 बार डाली है, कोई जवाब नहीं आया। ठीक। तो वो रिकंसिडरेशन हमें अगले आने वाले 3-4 महीने तो कवर करती है, क्योंकि आपने बताया था कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 7 साल होने चाहिए। यही एक मेन सा क्वेश्चन है। ओके, चलें मैं बताता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है सर आपके, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने वो पॉइंट रेज किया है जो कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात सारी क्या है, अभी जो नए लॉज चल रहे हैं, जो नए रूल्स बनाए गए पिछले साल 9 जुलाई 2012 के बाद, उसके अंदर ये कहा गया कि आपको 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको आर्टिकल 8 को हम इंक्लूड करेंगे इमिग्रेशन रूल्स के अंदर, और उसके ऊपर आपको स्टेटस मिल सकता है। बिकॉज होम ऑफिस ने ये याद रखिए, ये कहा कि 9 जुलाई 2012 के बाद आप आर्टिकल 8 पे कोई और बहस नहीं कर सकते, सिर्फ जो हम कानून बना के आपको दे रहे हैं आप उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। अब उसमें 4 चीज़ें, एक वो कहते हैं आपने 20 साल गुजार लिए यहाँ पे, 20 साल गुजारने के बाद हम मान लेते हैं कि आपकी लाइफ यहाँ पे सेटल हो गई है और हम आपको 2.5 साल की लीव दे देंगे, जिसके बाद 2.5 साल करके आप 10 साल गुजार के इंडेफिनिट लीव ले सकते हैं। ये तो एक चीज़ है। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 25 से कम है और 18 से ज़्यादा, यानी 18 और 25 के दरमियान है, और आपने आधी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी, यानी अगर आप 22 साल के हैं, 18 और 25 के दरमियान आ गए, अगर आप 22 साल के हैं और 11 साल आपने यूके में गुजारे हैं, आधी ज़िंदगी यहाँ पर आपकी हो गई, उसकी बेस पे भी आपको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक। तीसरी चीज़, वो ये कहते हैं कि जी अगर आपकी उम्र 18 से कम है और आपने 7 साल से ज़्यादा यहाँ पे गुजार लिया, तब हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। ये तीसरी चीज़ होगी। इसके बाद चौथी चीज़ जो है वो ये कहती है कि अगर आपकी टाइज अपनी मुल्क के साथ कंप्लीटली ख़त्म हो गए, तब भी आपको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपके आर्टिकल 8 का राइट बनता है। अब वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जी आपके टाइज ख़त्म हो गए, वो उनके ऊपर है, वो फैक्चुअल बात आ जाती है कि आपने जब एप्लीकेशन बनानी है तो आप कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आर्ग्यू करते हैं और फिर उन पॉइंट्स के ऊपर आप कहाँ कहाँ उसको चैलेंज करने को तैयार हैं। अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। आपने बताया कि जी आपने जब पहले अप्लाई किया था तो बेटे की उम्र आपकी 18 साल से कम थी, बेटी की उम्र भी कम थी, अब आपके 3-4 महीने रह गए 7 साल कंप्लीट होने में, लेकिन बेटा अब आपका 19.5 साल का हो चुका है। अब सिंपल बात ये, अगर आपको 7 साल होने वाले हैं, बेटा आपका 19.5 साल का हो चुका है, लेट्स से हम अभी कहते हैं कि जी उसको 7 साल हो गए यहाँ पे, अब वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, लेकिन उसने आधी जिंदगी अपनी यहाँ पे अभी नहीं गुजारी, उसको 19.5 साल अगर हुए, लेट्स से 20 ईयर्स का वो है, 20 ईयर्स में से उसने 7 साल यहाँ पे गुजारे हैं, 13 साल कहीं और गुजारे। अब वो इसके ऊपर 3 साल अगर और गुजारता है, 23 का हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि जी उसने 10 साल यहाँ पे गुजारे, तो तब जाके वो बात बन सकती है। वो खैर 10 साल के ऊपर भी उसकी आधी ज़िंदगी तो फिर भी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो अगर 23 का भी होता है, उसके अंदर से भी अगर वो कहता है कि जी 10 साल मैंने यहाँ पे गुजारे और बाकी यहाँ पे नहीं, तो उस पर बात नहीं बनेगी, उसको उससे भी आगे जाना पड़ेगा। खैर जो इम्पोर्टेंट बात है आपकी बेटी की, जहाँ तक बात है, अगर 3-4 महीने बाद जब आपके 7 साल कंप्लीट होते हैं, अगर वो फिर भी 18 से कम है, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और ये सिर्फ बेटी की एप्लीकेशन नहीं होगी, ये आपकी फैमिली की एप्लीकेशन होगी। जो आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी बेटी है, अगर उसके साथ कोई और बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, तो वो सारे इकट्ठे ही जाएंगे। अब वो आपकी एप्लीकेशन जाएगी, अगर आपकी बेटी का उनको कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं नज़र आता, कोई उनको डबल आइडेंटिटी नहीं नज़र आती, कोई ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आती जिसके ऊपर वो कहें कि जी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपको निकाल देते हैं, तो आपको उसकी बेस पे स्टेटस मिल जाएगा कि बेटी को 7 साल गुजर गए हैं। अब बेटी को मिलेगा तो उसके साथ आपको भी मिलता है, 2.5 साल का सबको मिल जाएगा। अब बात आती है आपके बेटे की, बेटा आपका 18 साल से ऊपर हो चुका हुआ है, इसलिए वो डिपेंडेंट नहीं बनेगा, उसको वो अलहदा कर देंगे कि जी ये तो आपके साथ नहीं आता। अब उसको आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा उस कैटेगरी में जो मैंने नंबर 4 कैटेगरी अभी आपके साथ डिस्कस की। ठीक है, आधी जिंदगी उसकी यहाँ पे नहीं गुजरी, 18 और 25 साल की उम्र के दरमियान है, आधी जिंदगी नहीं भी गुजरी, फिर भी जो उसकी टाइज अपने मुल्क के साथ खत्म हो चुके हैं, हम उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं केस को।
हम ये कह सकते हैं कि ना अब उसकी फैमिली वहाँ पर है, ना उसका कोई काम धंधा वहाँ पर है, ना उसका कोई घर वहाँ पर है। इतने साल आपको यहाँ पर हो गए हैं, आपने अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स, आपके तमाम टाइज़ अपने मुल्क के साथ ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो उसकी बेस पे आपका बेटा भी अप्लाई कर सकता है कि उसको भी यहाँ पे डिस्क्रिशनरी मिल जाए, और पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आपका एविडेंस क्या है, उसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। ओके सर, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, इसकी सारा जवाब मिल गया होगा। अगर कोई और बात मुझे समझ आती है जो मैं आपको इसमें हेल्पफुल कह सकता हूँ तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मेरे आपसे 3 छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। जी बताइए। जी, एक तो ये है कि मेरी भांजी है, वो पाकिस्तान में है, वो आना चाहती है इधर इंग्लिश सीखने के लिए। तो इंग्लिश का जो वीज़ा मिलता है इंग्लिश सीखने वाला, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ ये बताइए। और दूसरा ये है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास रेफ्यूजी स्टेटस है ठीक। और वो पाकिस्तान से जाके शादी करना चाहता है, लेकिन वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, पहले वो तुर्की से है। ठीक। और वो पाकिस्तान जाके शादी करना चाहता है और वो काम भी नहीं करता और डिसेबिलिटी अलाउंस वगैरह ले रहा है। तो अच्छा। इसके लिए बताया कि अगर वो शादी करेगा तो उसकी वाइफ को इधर आने में इजी होगा या कोई मुश्किल पेश आएगी, ये बताइए। और तीसरा मेरा ये क्वेश्चन है, अभी आपने कहा कि जो ई सोल कोर्स है एलिमेंट्री 3 लेवल मेरे पास है सर्टिफिकेट, तो वो क्या 2015 में मुझे वो मिलना है, नेशनैलिटी के लिए मैंने अप्लाई करना है, तो क्या ये सर्टिफिकेट्स काम आ जाएंगे या मुझे कोई नया कोर्स करना पड़ेगा 2 साल बाद? ओके, चलें मैं बताता हूँ जी। जो पहला आपका सवाल है, इंग्लिश वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इंग्लिश वीज़ा अब आपको 6 महीने से 9 महीने तक का मिल सकता है। उसके अंदर आप जाके जब अप्लाई करते हैं, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप जेन्युइनली इंग्लिश सीखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। आपको जो वीज़ा मिलता है उसके ऊपर वो स्टूडेंट वीज़ा नहीं होता, वो एक तरह का विजिटर वीज़ा होता है, जिसमें आपको काम करना भी अलाउड नहीं होता, आप डिपेंडेंट्स भी साथ लेकर नहीं आ सकते। रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है? आपने कोई ना कोई बेस दिखानी है। अगर आप कहें कि जी मैंने अलिफ बे पढ़ी हुई है सिर्फ और उसके आगे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मैं बिल्कुल सारी ज़िंदगी कोई और चीज़ नहीं की और मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए आना है, उसके ऊपर आपको शायद मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड है और आप दिखा सकते हैं कि आप उस इंग्लिश को इम्प्रूव करके अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपके वो चॉइस बन जाते हैं, उसके साथ चांस बन जाता है। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली जो पैसों की बात है, आपको पैसे दिखाने हैं कि पैसे आपके पास मौजूद होंगे, आपने दिखाना है कि आपने उसकी फ़ीस पे की हुई है, आपने दिखाना है कि उसके लिए आपके जो कॉलेज है वो कॉलेज उनके रजिस्टर के ऊपर है और प्रॉपरली रजिस्टर्ड है उनके साथ, और वो कॉलेज आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस देने को भी तैयार हो सकता है। अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप चीज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें, वो पहले वाले ज़माने गए कि जी बस एक किसी से लेटर लेके लगा दिया और उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई किया तो यहाँ पे आराम से आ गए, ऐसा नहीं होगा। इसकी और भी आपको अब रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, सो उनको गौर से देखिएगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जी टर्किश नेशनल है जो रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर है, वो पाकिस्तान जाके वहाँ से शादी करके अपनी वाइफ को लेकर आना चाहता है। अब वो जो शादी करके लेकर आना चाहता है उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो काम नहीं करता और वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे रह रहा है। तो वो कर सकता है कि नहीं? पहली चीज़, जो इमिग्रेशन रूल्स कहा करते थे पहले 9 जुलाई 2012 से पहले, उसमें यह था कि आप सिर्फ अगर इंडेफिनिट लीव होल्डर हैं, सिर्फ तब आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अब जब से रूल्स चेंज हुए हैं, उन्होंने उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन वालों को भी डाल दिया है और उसमें रेफ्यूजी स्टेटस को भी ऐड कर दिया है। सो अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव नहीं भी है लेकिन रेफ्यूजी स्टेटस है, तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी को यहाँ पे लाने के लिए, और वो स्पाउस वीज़ा के ऊपर उनको आप लेकर आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है, आपने 18,600 की इनकम प्रूफ करनी होती है, आपने दिखाना कि पिछले 6 महीने कम से कम आपके पास प्रूफ मौजूद है जो आपके तमाम इनकम को प्रूफ करता है कि आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को जब लेकर आते हैं तो आप उनको यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको यहाँ पे रख सकते हैं, उनका खर्चा उठा सकते हैं। डिफरेंस कहाँ पर आता है जाके, अगर कोई रेफ्यूजी स्टेटस पर है उसको भी यही पूरा करना पड़ेगा, उसको भी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, अनलेस कोई डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस के ऊपर होता है। अब क्योंकि आपने डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस का जिक्र किया, डिसेबिलिटी डीएलए जिन लोगों को मिल रहा होता है उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती और उनको वो सब कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, सो इसलिए वो एग्जेम्प्ट होते हैं इससे। इसलिए ये जो टर्किश नेशनल है जिनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है और वो डीएलए लेते हैं,
वो अगर शादी करके लेकर आना चाहते हैं वाइफ को तो बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। सिर्फ ये करना है कि इनको जाना है वहाँ पे, इनको जाके शादी करनी है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक शादी करनी है और उसके बाद इन्होंने एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है फॉर अ स्पाउस वीज़ा। ये नहीं कि जी फ़ोन पे बैठ के निकाह कर लिया जी तो बस वो काफ़ी है, ऐसा नहीं होगा। इनको वहाँ पे जाना पड़ेगा बिकॉज फिजिकली दोनों पार्टीज़ को, दोनों मियाँ बीवी को एक जगह पे होना चाहिए एक वैलिड मैरिज होने के लिए। सो इसलिए उनको वहाँ जाना पड़ेगा। तीसरा सवाल जो आपका था इंग्लिश टेस्ट के बारे में कि आपने ईसोल लेवल 3 ऑलरेडी किया हुआ है, 2015 में जाके आपका टाइम ड्यू हो रहा है। 2015 में बड़ा टाइम पड़ा है जी, अभी कोई पता नहीं उससे तक क्या चेंजेस आती हैं। लेकिन इस वक्त अगर आपने ईसोल लेवल 3 किया हुआ है तो अक्टूबर के बाद आपको नया टेस्ट भी करना पड़ेगा बिकॉज आपको उनको B1 लेवल भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर वो बात को नहीं मानेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2015 में जब आपने अप्लाई करना होगा इसके लिए तो आपको वहाँ पे भी उस वक्त भी B1 लेवल कम से कम दिखाना होगा और साथ लाइफ इन द यूके टेस्ट दिखाना होगा। अगर ईसोल आपने अभी कर भी लिए, तैयारी जारी रखें। बेहतर है कि आप तैयारी उस चीज़ की करें जो अभी साफ नज़र आ रहा है कि वो आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि तब तक आपको ये सब कुछ आना चाहिए। मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में ऐसा होगा। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो मिस्टर बुखारी, थैंक्स फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन ये है मिस्टर बुखारी कि मुझे जुलाई में 9 इयर्स हो जाएंगे यहाँ पे। आई एम ऑन अ स्टूडेंट वीजा, तो यूनिवर्सिटी विल गेट इट एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ्स टिल एंड ऑफ दिसंबर। ओके, पर मुझे ऑलमोस्ट 7 मंथ्स शॉर्ट पड़ेंगे 10 इयर्स पूरे करने के लिए, एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ वर्किंग हॉलिडे, PSW एंड स्टूडेंट वीजा दीज 9 इयर्स। मेरी डॉटर यहाँ पे बॉर्न हुई थी एंड शी इज गोना बी 8 इयर्स इन जुलाई। फाइन। So how can I complete the next 10 years, or is it good to apply on my basis on my daughter, so we can get that we can get that discretionary leave? Is that something which is advisable, or what would you recommend in that case? No, okay. I'll give you whatever I can. First of all, you need to understand that to apply for the 10-year basis, मैं उर्दू में ही बात करता हूँ, मेरे ख्याल है आप उर्दू समझते हैं। आपका जो सवाल है वो ये है कि आपके 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 9 इयर्स आपके हो गए हैं, कॉलेज से जो आपको लीव अभी मिलेगी वो आपको फिर भी 7 मंथ्स शॉर्ट छोड़ती है। आपकी बच्ची को यहाँ पे 8 साल होने वाले हैं जुलाई में, सो क्या करना चाहिए वो 7 मंथ्स को कवर करने के लिए आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है वो ये कि आपका जो लीव टू रिमेन चलनी चाहिए वो थ्रू आउट 10 ईयर्स आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए। सो उसके अंदर कहीं पे गैप नहीं आनी चाहिए। अब अगर आप गौर से सोचें, अगर आप डिस्कशन लीव की एप्लीकेशन कर देते हैं, जुलाई में आपकी बच्ची को 8 साल हो जाते हैं यहाँ पे, आप कहते हैं कि जी मुझे बच्ची की बेस पे यहाँ पे स्टेटस मिलना चाहिए, आपने पूरी फैमिली की उठा के एप्लीकेशन डाल दी कि मेरी बच्ची को यहाँ पे 8 साल हो गए हैं, सो हमें उसकी बेस पे यहाँ स्टेटस दिया जाए। अब वो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं, लेट्स से बहुत कुछ ज्यादती होती है आपके साथ और आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। रिफ्यूज़ करके बिकॉज लीव टू रिमेन खत्म होने से पहले आपने अप्लाई किया है, यू शुड गेट अ राइट ऑफ अपील। अब वो राइट ऑफ अपील भी अगर आपको लेके चल रहा है, अगर वो आपको अपने थ्रेशोल्ड से पार ले जाता है, इवन देन यू हैव कंप्लीटेड 10 इयर्स लीगली इन द यूके और आप उसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जैसे आपका 10 इयर्स का टाइम कंप्लीट होता है। सो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने अपना जो 10 इयर्स तक का टाइम है उसमें कोई गैप नहीं आने देना। सो ये नहीं करना कि जी बस वो 7 महीने रह गए में तो चलो ठीक है अभी एप्लीकेशन इंडेफिनिट लीव के डाल देते हैं कि चलो इसी के ऊपर काम हो जाएगा। नो, डोंट डू दैट। आपको ये करना है कि 7 महीने पहले जो आपका गैप आता है जहाँ पे, वहाँ पे आपने एक प्रॉपर सूटेबल एप्लीकेशन डालनी है जो आपको कंटिन्यूड रखती है। अगर आपको उससे पहले डिस्कशन लीव मिल जाती है, लेट्स से आपको 2.5 इयर्स की डिस्कशन लीव मिल जाती है और वो आपको विद इन 5 मंथ्स मिल गई, अब वो डिस्क्रेशन लीव मिलने का मतलब ये है कि आपका सारा टाइम लीगल चल रहा है। अब 2 महीने और गुजरते हैं, आपके 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव उसकी बेस पे। रिस्क यहाँ पे मत लीजिए, यू आर ओवर 9 इयर्स ऑलरेडी, आप बहुत क्लोज पहुंच चुके हुए हैं। इस वक्त कहीं पे भी जाके कोई ऐसा रिस्क ना लीजिए कि मैं कोई शॉर्टकट मारूं, कोई सस्ता काम करूं, नहीं। मेक एन एप्लीकेशन, अ प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर लीव टू रिमेन, अपनी लीव टू रिमेन खत्म होने से पहले। उसको आपका जब तक स्टेटस चलता रहेगा, जब तक आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती, आपका स्टेटस चलता रहेगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3C। सो आपको कहीं पे भी कोई इसमें मसला नहीं होगा और जैसे ही आपका 10 इयर्स का थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं, अभी आते हैं वापस ब्रेक के बाद।